हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग उसी हिस्ट्री के दूसरे नंबर चैप्टर पे आ गए हैं जहां पे हम लोग पिछले सप्ताह में चीजों को आधा अधूरा छोड़ दिए थे। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में लगभग अधिकांश चीज बता दिए थे, पूरा ही बता दिए थे, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में लगभग लगभग सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए थे। आज बताना है मुख्य रूप से रूसी क्रांति के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रूसी क्रांति। तो आज हम आप लोगों को रूसी क्रांति ही समझाएंगे, बस आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए भाई, सीधे ज्यादा देर ना करते हैं। ऐसे ही हम 4-5 मिनट ऑलरेडी लेट हैं, 7:30 से ही क्लास था, ठीक है। तो चलिए क्लास को सीधे हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? पिछली क्लास में, एक मिनट रुक जाओ भाई, जरा सा थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए। पीडीएफ कहाँ गया है? ठीक है बाबू, चलिए सब लोग ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, हम आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल निकाल लें। आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा कुछ, रुक जाओ भाई, देखिए। चलिए सारे बच्चे लोग तैयार हो जाइए यहां से, ठीक है ना। हम लोग पिछली क्लास में कहां तक पढ़े थे बाबू? कार्ल मार्क्स तक हम लोग पढ़ लिए थे हमारे ख्याल से। हम आप लोगों को पिछली क्लास में कार्ल मार्क्स तक पूरा पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। ये पूरा बता दिए थे कि कार्ल मार्क्स के विचारों से कैसे मजदूर लोग प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स के विचारों से कैसे मजदूर लोग प्रभावित हुए, ये सब बता दिए थे ना। बताओ बाबू जल्दी से, कार्ल मार्क्स के विचारों से कैसे मजदूर लोग प्रभावित हुए, ये सब तो हम आप लोग को बता दिए थे कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे, इसके अलावा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र निकाले। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास इन बेड़ियों और जंजीरों के अलावा बचा हुआ ही क्या है। तो कार्ल मार्क्स ने ना मजदूरों के लिए अथक प्रयास किया। कार्ल मार्क्स मजदूरों के लिए खूब प्रयास किए, ठीक है। कार्ल मार्क्स मजदूरों के लिए बहुत प्रयास किए और अंत में प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स के विचारों से, समझिएगा जरा ध्यान से, अंत में कार्ल मार्क्स के विचारों से मजदूर लोग काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए। मजदूरों पर, किसानों पर, मध्यम वर्ग पर इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ा और ये असर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला और सबसे पहले देखने के लिए मिला रूस में, ठीक है ना। चूंकि एक तरफ तो कार्ल मार्क्स ये बात बोल ही रहे थे, समझिएगा, एक तरफ कार्ल मार्क्स तो ये बात बोल ही रहे थे ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये बात तो कार्ल मार्क्स बोल ही रहे थे। और दूसरी तरफ दुनिया के मजदूर धीरे धीरे करके एक हो भी रहे थे। दूसरी तरफ दुनिया के मजदूर ना धीरे धीरे करके एक हो भी रहे थे और मजदूरों के विचार पर, मजदूरों के दिमाग पर कार्ल मार्क्स के बातों का बड़ा गहरा असर पड़ा और ये असर सबसे पहले देखने के लिए मिल गया रूस में। रूस के मजदूर लोग क्रांति कर दिए। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के रूस के जो मजदूर थे, रूस के जो किसान थे, वो वे सब क्या कर दिए? अपने ही राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, अपने राजा के खिलाफ क्रांति कर दिए। क्यों भाई? राजा के खिलाफ क्यों क्रांति किए? जरूर कुछ ना कुछ बात रहा होगा। राजा के खिलाफ आखिर क्यों क्रांति किए? राजा के खिलाफ क्रांति करने के पीछे जरूर कोई ना कोई बात रहा होगा। राजा बढ़िया नहीं होगा, राजा जब अच्छा रहता तो लोग क्रांति क्यों करते? राजा अच्छा नहीं होगा तो लोगों ने क्रांति कर दिया। तो राजा कौन था भाई? ये तो समझना है ना सबसे पहले कि आखिर राजा कौन था जो कि किसानों पर और मजदूरों पर अत्याचार कर रहा था।
और कौन सा राजा था जिसके खिलाफ ये क्रांति हो गया? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को उस राजा के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। जिस समय ये क्रांति हुआ, ये घटना है 1905 ईस्वी का। कब का घटना है? 1905 ईस्वी का ये घटना है। 1905 ईस्वी का ये घटना है, ध्यान दीजिएगा। कब का घटना है बाबू? 1905 ईस्वी का ये घटना है, जब ये क्रांति हुआ। और क्रांति कहां में हुआ प्यारे बच्चों? तो क्रांति हुआ रूस में। क्रांति कहां में हुआ? रूस में, जिसको अंग्रेजी में रसिया कहते हैं। तो रूस में यह क्रांति हुआ, और उस समय रूस का जो शासक था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, वह रोमनोब वंश का था। कौन से वंश का था? रोमनोब वंश का वो शासक था। रोमनोब वंश का वो शासक था, और रोमनोब वंश के शासक जिसका नाम था जार निकोलस। क्या नाम था बाबू? जार निकोलस। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। एक चीज और समझिएगा, नाम तो राजा का था सिर्फ निकोलस द्वितीय। राजा का नाम क्या था? सिर्फ निकोलस द्वितीय। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, रूस में सम्राट को यानी कि राजा को जार कहा जाता है। रूस में राजा को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? रूस में राजा बोले तो प्यारे बच्चों सम्राट। रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। जार कहा जाता है। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग इसके नाम के आगे, निकोलस द्वितीय जो नाम है उसके आगे क्या लगाते हैं? जार लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस समय रूस में क्रांति हुआ, उस समय रूस का राजा कौन था? जिस समय रूस में क्रांति हुआ, उस समय रूस का राजा कौन था? निकोलस द्वितीय। बोले तो बाबू जार निकोलस द्वितीय, ठीक है ना? याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? याद रहेगा बाबू? फोटो दिखा दे। अच्छा, चलिए फोटोआ दिखा देते हैं भाई, ठीक है ना? फोटोआ आप लोगों को दिखा देते हैं। जार निकोलस द्वितीय कौन था उसका? देख लो बाबू, जार निकोलस द्वितीय जो है ना, उसका फोटोआ देख लीजिए आप लोग। यही है जार निकोलस द्वितीय। यही कौन है? जार निकोलस द्वितीय। ये बहुत निरंकुश राजा था, बहुत निरंकुश राजा था। और इतना ही नहीं, इसके बारे में अगर बातें बताने लगेंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर ये तो सबसे बड़ा हो गया। ये अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि कहता था। ये राजा ऐसा था, ये अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि कहता था। कहता था कि भगवान का पूजा करने से बढ़िया है कि हमारा पूजा करो, हम भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना? कहता था कि हमको भगवान भेजे हैं, हमको भगवान भेजे हैं शासन करने के लिए। हमको भगवान भेजे हैं कि रूस का स्थिति सुधारे। स्थिति सुधारेगा क्या? ये तो स्थिति और बिगाड़ रहा था, ठीक है ना? तो ये अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि कहता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझिएगा। अब इसके बारे में और भी बातें बताते हैं, अभी आप लोग को तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो रूस में राजा को सम्राट कहा जाता है, इसलिए जार निकोलस द्वितीय, ध्यान रखिएगा। और ये रोमनोब वंश का था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जार निकोलस द्वितीय कौन से वंश का था, तो बताइएगा रोमनोब वंश का था, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। मृत्यु इसका 1917 में हो जाता है, 1894 से 1917। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, 1894 से 1917 इसका शासन काल रहा, ठीक है ना? 1894 से ही इसका शासन काल था, 1917 तक इसका शासन काल रहा। 1917 में लोगों ने इसको मार दिया। कैसे मारा ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि जार निकोलस द्वितीय जो था, ठीक है ना, इन्होंने शादी किया था किससे पता है? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी पता है? महारानी विक्टोरिया का नाम सुने आप लोग? महारानी विक्टोरिया का नाम तो सुने होंगे। विक्टोरिया की पोती थी, विक्टोरिया की पोती, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रा। ध्यान रखिएगा, इसकी पत्नी का नाम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? इसकी पत्नी कौन थी बाबू? तो याद रखिएगा, अगर बात करें इसकी पत्नी का, तो पत्नी कौन थी? ध्यान रखिएगा, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया इसकी पत्नी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया की पोती, महारानी विक्टोरिया की पोती अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा, महारानी विक्टोरिया की पोती अलेक्जेंड्रा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो इन्होंने शादी किया था विक्टोरिया के पोती से। विक्टोरिया का नाम चलता था भाई। आज भी जब दीपावली आता है, आप लोग जब धनतेरस के दिन कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, तो उस चांदी के सिक्का पर देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया का सिंबल होता है, और लोग महारानी विक्टोरिया वाला सिक्का खरीदने के लिए बेताब होते हैं, ठीक है ना? तो महारानी विक्टोरिया का एक जमाने में बड़ा वर्चस्व था, ठीक है ना? तो उन्हीं की पोती थी अलेक्जेंड्रा, उनसे शादी किया जार निकोलस द्वितीय। उनसे शादी किया कौन? जार निकोलस द्वितीय। और जब शादी हुआ तो 4 गो बेटी और 1 गो बेटा भी पैदा हुआ। 4 गो बेटी भी पैदा हुआ और 1 बेटा भी पैदा हुआ, ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना। तो जार निकोलस द्वितीय की बेटी का क्या नाम था, बेटी का भी नाम बता देते हैं, ठीक है ना। जार निकोलस की पुत्री, एग्जैक्ट शायद हमें ना याद हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जार निकोलस द्वितीय की पुत्री, इसका 4 को बेटी हुआ था, एक का नाम था अलगा नहीं, ओल्गा नाम था बाबू, ओल्गा। एक का नाम था ओल्गा, और एग्जैक्ट हमें शायद ध्यान ना हो, किताब में दिए हुए होगा। एक का नाम था ओल्गा, दूसरे का नाम मारिया करके कुछ था, मारिया, ठीक है ना। एक का नाम ओल्गा था, दूसरे का नाम मारिया था, तीसरे का नाम था तातियाना करके था, ठीक है ना। एक का नाम ओल्गा हो गया, मारिया हो गया, मारिया हो गया, तातियाना हो गया, और एक और बेटी था जिसका नाम था अनास्तासिया करके था, अनास्तासिया, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी 4 को बेटी थी। एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन लगभग यही नाम था, ठीक है ना। तो इसकी जो जार निकोलस की बेटी थी, ओल्गा, मारिया, तातियाना और अनास्तासिया, ये 4 को इनकी बेटी थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बेटा भी था, ठीक है ना, एक बेटा था जिसका नाम था एलेक्स। क्या नाम था बाबू, एलेक्स। और जार निकोलस का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था, एलेक्सा नाम रख लेता। एलेक्स काहे रखा था भाई, एलेक्सा सीधे बोल देता, एलेक्सा, ठीक है ना। तो जार निकोलस ध्यान रखिएगा, जिसका 4 को बेटी, जिसका नाम ओल्गा, मारिया, तातियाना और अनास्तासिया, और एक बेटा भी था जिसका नाम था एलेक्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग एक बात समझिएगा, जिस तरीके से रूस में राजा को जार कहा जाता है, उसी तरीके से जार की जो पत्नी होती है उसको जरीना कहा जाता है। यानी कि जो पत्नी है प्यारे बच्चे, पत्नी को जरीना भी कहा जा सकता है। पत्नी को क्या कहा जाता है, जरीना, ध्यान रखिएगा, जरीना। यानी कि राजा को जार कहा जाता है और राजा की पत्नी को जरीना कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम जरीना बोले, जार और जरीना मतलब समझिएगा राजा और रानी। रूस में सम्राट को जार कहते हैं और उसकी पत्नी को जरीना कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी ही जरीना कही जाती है, ठीक है। भले उसका नाम रहे अलेक्जेंड्रा, लेकिन उसको जरीना से ही हम लोग संबोधित करेंगे, कहीं पर भी हम लोग अलेक्जेंड्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि क्योंकि हमसे बहुत सारे बच्चे भी कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर जरीना कौन थी, तो जरीना उसकी पत्नी को ही कहा जाता है। राजा को जार कहा जाता है और उसकी पत्नी को जरीना कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जरीना का तो कहानी आगे हम आपको जब समझाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। जरीना का कहानी हम आपको समझाएंगे आगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। राजा की खुद की जो पत्नी है, यह राजा कहीं एक मंत्री के साथ इसका गड़बड़ कनेक्शन था, ठीक है ना। राजा की जो पत्नी है जरीना, इसका एक पादरी के साथ गड़बड़ कनेक्शन था, ठीक है ना। ये उस पादरी का नाम था रास्पुटीन। क्या नाम था, रास्पुटीन से इसका कनेक्शन था, समझ रहे हैं ना। रास्पुटीन से इसका कनेक्शन था, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि रास्पुटीन से फसल था, ठीक है। तो वही वाला बात है, रास्पुटीन इसको अपने कब्जा में ले लिया था, किसी तरीके से अपना लिंक भिड़ा लिया था, रानिया के साथ लिंक भिड़ा लिया था, ठीक है ना। बड़ा रोचक कहानी है, जरा सुनिएगा तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। तो ये जो राजा था ना जार निकोलस, ये अपने भोग विलास में लगल रहता था। इसको जनता से कोई मतलब नहीं था, जनता मर रहा है, क्या कर रहा है, बेरोजगार है, भूखल प्यासल मर रहा है, कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। इसको कोई मतलब ही नहीं था, जनता से कोई मतलब एक तरीके से आपको हम क्या समझाए हैं, आप लोग बताओ बाबू। जिस राजा को भाई, अब एक लड़के कह रहे हैं कि सर राजा करोड़पति था और करोड़पति राजा को छोड़ करके ये रोडपति रास्पुटीन से कैसे दिल दे बैठा भाई, प्यार कैसे कर लिया, इसके साथ कैसे हो गया इसका कनेक्शन। अब आप लोग नहीं सुन रहे हैं, आए दिन आजकल भी ऐसा घटना मिलता है ना जी, हैं। अब सोनम बेवफा है वाला कहानी नहीं सुने। सोनम का जो ओरिजिनल पति था जिसके साथ शादी हुआ, वो करोड़पति आदमी था, उसके पास रुपया का कमी नहीं था, बड़ा बिजनेसमैन था। और सोचिए बिजनेसमैन को मरवा दी, और किसके लिए मरवा दी, तो उसी के कंपनी में एक कर्मचारी था, उससे शादी करने के लिए, ठीक है ना। तो यही बात है, चलिए आगे उस पर बात नहीं करेंगे। लव इज ब्लाइंड हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तब देखिए सारे बच्चे हम ही को ज्ञान दे रहे हैं कि सर लव इज ब्लाइंड। अरे बाप रे बाप, बात तो सही है सर, हाँ है ना।
हाँ, चलिए आप लोग को इस मामले में ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, इधर वाले मामले में ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डबल सी पहले से है, इसमें हमको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको इतिहास में मेहनत करना है, इधर वाले मामले आप लोग अपने से समझ जाएंगे। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इस पर। तो राजा अच्छा आप लोग को हम क्या बताए थे कि ऐसा राजा जो जनता की भलाई नहीं करना चाहता हो लेकिन शासन करना चाहता हो, वैसे राजा को हम लोग क्या कहते हैं बताओ बाबू जल्दी से। जो राजा जनता की भलाई नहीं करना चाहता हो, अपने भोग विलास में लगा हो, अपना मस्त अंदाज, अपना राजसी भाई ठाठ बाट में लगा हो, ऐसे राजा को हम क्या बताए थे, निरंकुश राजा बताए थे ना। वैसे राजा को क्या कहते हैं, निरंकुश। तो ध्यान रखिएगा जार निकोलस द्वितीय भी एक निरंकुश राजा था। ये कैसा राजा था, ये निरंकुश राजा था, ठीक है ना। जार निकोलस द्वितीय भी कैसा राजा था, निरंकुश राजा था, ध्यान रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय भी एक निरंकुश राजा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रखिएगा। तो जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश राजा था जो कि जनता की भलाई बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है ना। अरे भाई जनता का क्या ख्याल रखेगा, अपने पत्नी का ख्याल नहीं रख पाया, ये जनता का ससुरा क्या ख्याल रखेगा जी बताओ, हैं। जो अपने पत्नी को ख्याल नहीं रख पाया है, उस जनता का क्या मतलब, जनता का ख्याल रखेगा बताइए। तो बात वही है, अब जनता में आक्रोश हो गया, बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया, ठीक है ना। जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये तो भाई जनता को तो बर्बाद कर ही रहा था, ऊपर से रूसीकरण का नीति अपनाया। और रूसीकरण के नीति के तहत कहा कि पूरे रूस में जितना भी जाति है, जितना भी धर्म है, अब कोई अलग अलग धर्म नहीं होगा, सब एक के वो धर्म होगा, ईसाई धर्म। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा बात क्या बोला, पूरे रूस में जहां अलग अलग भाषा बोला जाता है, कोई अलग अलग भाषा नहीं बोलेगा, एक के वो भाषा बोलेगा, रूसी भाषा, एक को भाषा बोलेगा, रूसी भाषा। और वहां पर बहुत सारे जाति के लोग रहते थे, बहुत सारे जाति के लोग रहते थे, कुछ यहूदी रहते थे, कुछ फिन रहते थे, कुछ पोल जाति के लोग रहते थे, कुछ स्लाव जाति के लोग रहते थे, सबसे ज्यादा स्लाव जाति के ही लोग थे। सब लोगों को कहा कि जबरदस्ती रूसी भाषा अपनाओ, एक के वो धर्म रहेगा, एक के वो जाति रहेगा, एक के वो देश रहेगा, और एक के वो उसका राजा, हम अकेले रहेंगे, ठीक है ना। अब जिससे नागरिक लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। वहां की जनता ने कहा कि भाई ये कैसा राजनीति है, कि जबरदस्ती कह रहे हो कि धर्म बदल लो, हम भाई रूसी भाषा जानते नहीं है, हम दूसरा भाषा बोलते हैं, तो जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं यही वाला भाषा बोलना पड़ेगा। लोगों में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बाबू बताओ जल्दी से, आप लोग जल्दी से बताइए। तो लोगों में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताइए, हाँ चाहे ना। लोगों में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताइए तो, हाँ चाहे ना। धर्म गुरु को रास्पुटीन कहा जाता है। अरे धर्म गुरु नहीं, वो पादरी था, पादरी मतलब पादरी को ही धर्मगुरु कहते हैं। ये जो रास्पुटीन को आप लोग देख रहे हैं ना, ये रास्पुटीन एक पादरी था बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो हम शॉर्टकट में सारांश बता रहे हैं, आगे हम ना इसके बारे में बड़ा विस्तार से आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी तो हम बस शॉर्टकट में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है ना। उसके बाद ना हम बड़ा विस्तार से आप लोग को पढ़ाएंगे, अभी तो बस एक ट्रेलर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से सब कुछ होगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या हुआ, नागरिकों में असंतोष हुआ, जनता नाराज था राजा से, ये जार निकोलस द्वितीय से, और यहीं पे क्या हुआ, क्रांति हो गया। जनता नाराज होगा तो क्रांति होबे करेगा। और रूस में दो क्रांति हुआ है, रूस में क्या क्रांति हुआ है, दो क्रांति हुआ है। एक तो हम आपको बता दिए कि 1905 ईस्वी का ये सब घटना, और एक और क्रांति होगा 1917 में। 1917 में इस क्रांति को कहते हैं फरवरी की क्रांति, और इसको कहते हैं अक्टूबर की क्रांति, ठीक है बाबू ध्यान रखिएगा। 1905 की क्रांति को कहते हैं फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फरवरी में हुआ था तो इसको फरवरी की क्रांति कहते हैं। और 1917 की क्रांति को कहते हैं अक्टूबर की क्रांति, ये अक्टूबर में हुआ था, ठीक है ना, तो इसलिए इसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। समझ में आ गया कि समझ में आया कि नहीं आया। 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ, 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ, इस क्रांति में क्या हुआ, जारशाही समाप्त हो गया, मतलब राजा का शासन खत्म कर दिया था, जारशाही समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और ये जो क्रांति है एक व्यक्ति लेकर के आया जिसका नाम था लेनिन। क्या नाम था, लेनिन। तो ये सब कुछ ना हम आपको बहुत लॉन्ग वे में पढ़ाने वाले हैं, यहां तो हम आपको शॉर्टकट में भी बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है बाबू, अब सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं 1905 में आखिर हुआ क्या। जनता जब नाराज थी 1905 में आखिर हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। राजा से तो सब लोग नाराज था, राजा से तो कोई प्रसन्न नहीं था, सब लोग चाह रहा था कि राजा को तूर थार के मार मुर के भगाओ भाई जल्दी से, सब लोग नाराज था। इसलिए हुआ क्या कि घटना है 9 जनवरी 1905 का। सुनिएगा बाबू अब जरा ध्यान से, ठीक है ना। राजा यही है जार निकोलस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका एक बड़ा प्यारा महल था, ठीक है ना, महल का भी नाम हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं 1905 की क्रांति, 1905 यानी फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति, ठीक है ना।
समझिएगा, ये बड़ा रोचक कहानी है और बड़ा दर्दनाक कहानी है, ठीक है ना। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने के यहाँ हुआ है ना, उसी तरीके से समझिए कि ये कहानी है, बड़ा रोचक कहानी है, सुनिएगा। 1905 ईस्वी में हुआ, एग्जैक्ट डेट अगर बात करें तो 9 फरवरी 1905। कब का बात है बाबू? 9 फरवरी 1905 की यह घटना है। कब की घटना है? 9 फरवरी 1905 की घटना है। सारे मजदूर लोग नाराज थे और इसलिए सोच रहे थे कि क्रांति करेंगे, और क्रांति करने के लिए रोड पर निकल गए। क्रांति करने के लिए रोड पर निकल भी गए। लगभग 1 लाख मजदूर क्रांति करने के लिए रोड पर निकल गए। समझिएगा, कितने मजदूर? लगभग 1 लाख मजदूर, ठीक है ना। 1 लाख मजदूर, समझिएगा, 1 लाख मजदूर रोड पे निकल गए, ठीक है ना। रोड पे क्रांति करने के लिए निकल गए, क्रांति करने के लिए निकल गए, क्रांति करने के लिए निकल गए, ठीक है ना। 1 लाख मजदूर लगभग रोड पे क्रांति करने के लिए निकल गए, और सब लोगों का नारा सिर्फ एक ही था। नारा क्या था बाबू? सब लोगों का नारा था, एक ही नारा था कि रोटी दो। क्या नारा था? रोटी दो। सब लोग नारा लगा रहा था, राजा रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। बेचारा सब भूखले मर रहा था, राजा को कोई चिंता नहीं, जनता भूखले मर रहा है सब। क्या समझ में आ गया ना? एक छींक आने के बाद ना दूसरा छींक का इंतजार थोड़ा सा कर लेते हैं कि हो सकता है कि दोबारा आ जाए, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक है, एक आने के बाद दोहराया जरूर जाता है। कभी कदाल ऐसा होता है कि एक पर आकर कहीं स्टॉप हो गया, अंदर से धक्का दिया, लगा कि भाई दूसरा भी निकलेगा, लेकिन दूसरा रोक लिया अपने आप को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 लाख मजदूर रोड पे क्रांति करने के लिए निकल गए, ठीक है ना। नारा सबका क्या था? नारा था रोटी दो। समझिएगा। अब यहां पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 9 फरवरी का घटना नहीं है। भाई अभी हम आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर नहीं बताए हैं, वो बताएंगे ना तो उसके अनुसार डेट आगे पीछे होगा, वो बाद में हम आपको बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी उन सब चीजों में ना पढ़िए, अभी सीधे सीधे आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, सीधे सीधे याद रखिए। 1917 में फरवरी क्रांति हुआ था भाई, 1917 में ही, ध्यान रखिएगा, 1917 में फरवरी क्रांति हुआ था। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं, 1905 में फरवरी की क्रांति। अरे भाई 1905 में ना, ध्यान रखिएगा, ये फरवरी का घटना है, सॉरी 9 जनवरी, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ तो जरा सा, 9 जनवरी कर लीजिएगा यहाँ, फरवरी की क्रांति, जनवरी, 9 जनवरी का ये घटना है, हमसे मिस्टेक हो गया, फरवरी हम बोल दिए, 9 जनवरी का ये घटना है, ठीक है ना, याद रहेगा बाबू? हाँ, 9 जनवरी का एक घटना है। लेकिन चूंकि उस समय ना 2 कैलेंडर की मान्यता है, पहले चलता था जूलियन कैलेंडर और बाद में चलने लगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो लगभग 13 दिन आगे पीछे चलता था। उसके बारे में हम आपको बाद में कभी बताएंगे, पहले ये जो घटना बता रहे हैं इसके बारे में जरा सुनिए आप लोग, ठीक है ना। हाँ, तो 9 जनवरी 1905 का यह घटना है, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं फरवरी की क्रांति। जनवरी की क्रांति हम नहीं कहते हैं, फरवरी की क्रांति ही कहते हैं। तो 9 जनवरी 1905 की घटना है। 1 लाख मजदूर रोड पे क्रांति करने के लिए निकल गए और सब लोगों का एक ही नारा था। नारा क्या था? रोटी दो। और रोटी दो का नारा लगाते हुए 1 लाख मजदूर राजा के महल की ओर आगे बढ़ने लगे। राजा के महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। राजा का महल, ध्यान रखिएगा, राजा का महल। तो राजा के महल का क्या नाम था? राजा के महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, राजा के महल का क्या नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना। तो सभी लोग राजा के महल की ओर जाने लगे। अब राजा को जैसे ही इस बात का सूचना मिला कि अरे सब लोग हमारे महल की ओर आ रहा है, राजा को जैसे ही सूचना मिला, राजा अपने सैनिकों को गोली मारने का आदेश दे दिया। राजा कहा कि जो भी मजदूर आ रहा है हमारे महल की ओर, सब लोगों को गोली मार दो, ठीक है ना। गोली चलाने का आदेश राजा दे दिया। अब जब राजा का आदेश गोली चलाने का हो तो मंत्री क्या करेगा, ठीक है ना। मंत्री लोग, जो सैनिक लोग था, वो क्या किया? निहत्थे लोगों पर एकदम भूंज दिया, एकदम धुर 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 पकड़ के एकदम सब लोगों को निपटा दिया, ठीक है ना। एकदम गोलियों से पूरे मजदूर बेचारा निहत्था था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ बेचारा रोटी दो का नारा लगाते हुए आ रहा था। राजा गोली चलाने का आदेश दिया, बेचारा अधिकांश मजदूर जो है वो मारा गया, ठीक है ना। अधिकांश मजदूर मारा गया। और यह घटना हुआ प्यारे बच्चों रविवार के दिन, समझिएगा, ठीक है ना। राजा जब गोली चलाने का आदेश दिया, यह घटना किस दिन का है? यह घटना है रविवार का। यह घटना है रविवार का, संडे था, और संडे को राजा ने सुपर संडे बना दिया। राजा ने संडे को सुपर संडे बनाया। और यह घटना कब का था बाबू? रविवार का। इसलिए चूंकि इस दिन बहुत सारे हजारों लोगों का खून बहा था, हजारों लोग मर गए थे, इसलिए इस दिन को
खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोगों का खून बहा था, इसलिए इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और चूंकि खून लाल होता है, इसलिए हम लोग इसे लाल रविवार भी कहते हैं, लाल रविवार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लाल रविवार या खूनी रविवार। तो बाबू लाल रविवार या खूनी रविवार का घटना क्या है, आप लोग को समझ में आ गया? लाल रविवार या खूनी रविवार क्या है बाबू, आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खूनी रविवार कब हुआ, तो बताइएगा 1905 ईस्वी में। खूनी रविवार कब हुआ? 1905 ईस्वी में, ठीक है ना? हाँ, याद आ जाएगा बाबू, याद आ जाएगा आप लोगों को, याद आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा, ये क्वेश्चन पूर्व परीक्षा में पूछा भी गया है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है कि लाल रविवार क्या है या खूनी रविवार क्या है, तो सीधे आप लोग यही बताइएगा जो हम आपको पूरा कहानी समझा दिए। तो अगर प्यारे बच्चे लाल रविवार या खूनी रविवार के बारे में पूछा जाए, तो आप लोगों को बस ये लिख देना है। क्या लिखेंगे कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर के रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, ठीक है ना? जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना दिन रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो 1905 ईस्वी में यह घटना घटा, उसके बाद बहुत सारे लोग मजदूर मर गए। फिर बेचारा दोबारा जल्दी लोग हिम्मत नहीं कर पाया कि राजा के खिलाफ आवाज उठाए, ठीक है ना? हिम्मत कोई नहीं कर पाया फिर दोबारा कि हम राजा के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन फिर धीरे 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 चिंगारी की आग उत्पन्न हुई और दोबारा फिर क्रांति हुआ। 1905 में तो क्रांति को दबा दिया, 1905 ईस्वी में क्रांति को तो दबा दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्रांति में लेनिन भी शामिल था। लेनिन, जिसके बारे में आगे हम आपको पढ़ाए थे, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? लेकिन लेनिन को धमका दिया कि तू भाग जो यहाँ से ना, तोरा हम गर्दा छोड़ा देंगे। बेचारा लेनिन भाग के चल गया था दूसरा देश, ठीक है ना? लेकिन फिर बाद में लेनिन फिर से आया और आकर के जनता के लिए लड़ा। तो 1905 ईस्वी 5 नंबर का ये सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा कि खूनी रविवार क्या है। ये तो हो गया 1905 ईस्वी की क्रांति, जो कि हम आप लोग को समझा दिए, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों में चिंगारी की लहर दौड़ रही थी। लोग धीरे धीरे राजा से गुस्सा हो रहे थे। लोग धीरे धीरे राजा के खिलाफ फिर षड्यंत्र करना शुरू हुए और धीरे 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 करते करते दोबारा फिर से एक बार क्रांति हुआ 1917 ईस्वी में, ठीक है ना? 1917 ईस्वी में यह क्रांति फिर से हुआ। 1917 ईस्वी में यह फिर से क्रांति हुआ प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? और 1917 में जो क्रांति हुआ उसका क्या कारण था, चलिए आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना? 1917 में जो क्रांति हुआ उसका क्या कारण था? उसका बहुत सारा कारण है, एक दो कारण नहीं है, किताब में तो बहुत सारा कारण है। हम आपको बहुत सारा कारण समझाएंगे भी, लेकिन परीक्षा में आए तो कोई 4-5 को कारण लिखिएगा, ठीक है ना? अब चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि आखिर 1917 में जो क्रांति हुआ उसका क्या कारण था। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुआ ना, अक्टूबर की जो क्रांति, अभी अक्टूबर का क्रांति पढ़ाएंगे, उसको बोल्शेविक क्रांति कहेंगे, ठीक है ना? बोल्शेविक क्रांति क्यों कहेंगे ये पहले आपको बताएंगे। एक पार्टी था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो टूट गया था 2 हिस्सों में, मेंशेविकों की पार्टी और बोल्शेविकों की पार्टी। मेंशेविक मतलब अमीर और बोल्शेविक मतलब गरीब होता था, इसलिए हम लोग इस क्रांति को बोल्शेविक की क्रांति कहते हैं। ये हम आपको आगे समझाएंगे। कुछ बच्चे हैं ना जो हो सकता है पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो पहले ही बोल देते हैं, जिसके कारण हमारा रिदम बिगड़ जाता है। भाई पहले मत बोलिए, हमको पूरा कहानी समझाने दीजिए पहले, ठीक है ना? यहाँ तक एकदम, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चे हम आपको समझाते हैं कि रूस की क्रांति जो 1917 में हुआ उसका क्या कारण था। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा कारण है, हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कारण तो यही है कि जार का निरंकुश शासन। भाई जार ही यानी कि राजा ही बढ़िया नहीं है तो लोगों में तो स्वाभाविक बात है गुस्सा उठेगा। तो सबसे पहला कारण यही और सबसे बड़ा कारण भी यही है। अगर राजा सही रहेगा तो क्रांति होने का संभावना ही नहीं बनता है, ठीक है ना? राजा अगर गड़बड़ रहेगा तो क्रांति होगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला कारण यही है, जार का निरंकुश शासन। प्यारे बच्चों लिखेंगे कि रूस के क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें रोमनोव राजवंश का जार अपने इच्छा के अनुसार काम करता था, अपने इच्छा से काम करता था, अयोग्य शासक था, बढ़िया शासक नहीं था, ठीक है ना? जनता के सुख दुख का कोई चिंता इस राजा को नहीं था, वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अभी आपको बताया ना कि ये जो राजा है यह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था कि हम ईश्वर का प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना? और राजा के जो सलाहकार थे, हर एक राजा के सलाहकार होते हैं। जैसे अभी भी आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग को हम एक चीज बता देते हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, हर एक राजा का सलाहकार होता है। आजकल के जमाने में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबका सलाहकार होता है।
एक बात आपको बताएं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर कहीं पर कोई भाषण देता है, वो भाषण मुख्यमंत्री का अपना भाषण नहीं होता है, प्रधानमंत्री का अपना भाषण नहीं होता है। वो भाषण पहले से वो लिख के लाता है और उसके सलाहकार लोग ये भाषण लिख करके देते हैं कि जाइए जनता के सामने ये सब बात बोलना है। तो हर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी अगर भाषण देता है ना, तो सामने देखते हैं पोडियम रखल रहता है, सामने रखल रहता है ना पोडियम, उसी पे कैसे खड़ा होकर के देगा, और यहीं पर पन्ना रखले रहता है, पन्ना में से भाषण पढ़ पढ़ के वो देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पन्ना में से ना भाषण वो पढ़ पढ़ के देता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हर एक राजा का अपना सलाहकार होता है, हर एक राजा का क्या होता है? अपना सलाहकार होता है। ठीक है ना बाबू, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार था वो एकदम गड़बड़ था। ठीक है ना, एकदम गड़बड़ था। सलाहकार मतलब होता है सलाह देने वाला, सलाहकार मतलब सलाह देने वाला। तो सलाहकार अयोग्य था। कैसा था? अयोग्य, मतलब सलाहकार ही बढ़िया नहीं था। सलाह देता था ना तो गलत सलाह देता था और राजा उसके गलत सलाह पे चलता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहला कारण तो यही है, राजा का निरंकुशवादी शासन, जार का निरंकुश शासन सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है आर्थिक सामाजिक असमानता। आर्थिक सामाजिक असमानता क्या है कि भाई समाज में ना एक समान व्यवस्था नहीं था। समाज में मजदूर और किसान के साथ काफी ज्यादा भेदभाव हो रहा था। मजदूर और किसानों को एकदम नीचे दबा करके रखा जाता था, एकदम व्यवस्था बढ़िया नहीं था। तो रूस में सदियों से जारी आर्थिक सामाजिक असमानता के परिणाम स्वरूप रूसी किसान और मजदूर जारशाही के खिलाफ हो गए और क्रांति में शामिल हो गए। यानी कि रूस में किसानों का और मजदूरों का स्थिति एकदम बढ़िया नहीं था। और जाहिर सी बात है कि जहां पर भेदभाव होगा वहां पर तो झगड़ा झंझट तुरंत ना हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा? आप एक घर में ही देख लीजिए, घर में बाबू दो भाई में अगर मान लिया जाए कि भेदभाव शुरू हो जाए, आप घर में देखते हैं ना, अगर भेदभाव होने लग गया तुरंत बंटवारा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो जब घर में दो लोग के बीच जब भेदभाव होता है तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। यहां तो राजा है, राज्य पूरा शासन चला रहा है, अगर वहां पे जनता के बीच में भेदभाव होगा तो तुरंत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन राजा जो था यह मजदूर को एकदम वैल्यू नहीं देता था, मजदूरों को एकदम शोषण करके रखे हुए था। कम मजदूरी देता था, कोई नहीं सुनता था, बहुत ज्यादा देर काम करवाता था, राजा को कोई फर्क नहीं था। तो मजदूर लोग ऐसे ही नाराज थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा कारण क्या है? रूसीकरण की नीति। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि रूस में अनेक प्रकार की जातियां रहती थी, बहुत प्रकार की जाति। रूस में ना अनेक प्रकार की जाति थी। जैसे भारत में कैसे है बहुत सारा प्रकार के जाति है, तो रूस में भी अनेक प्रकार के जाति था। जैसे यहूदी हो गया, जर्मन, फिन, पोल, सलाव। सबसे ज्यादा संख्या था सलाव जाति का। रूस में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या था, सबसे अधिक जनसंख्या किसका था? सलाव जाति का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये सभी जाति वाले अलग अलग भाषा बोलते थे। जैसे बिहार में नहीं होता है, लोग अलग अलग भाषा नहीं बोलते हैं। भोजपुरी में चल जाइए अलग भाषा, मिथिला में चल जाइए अलग भाषा, इधर क्षेत्र में मगही मतलब मगध में आ जाइए तो मतलब भाषा ही अलग है। तो हर एक जगह पे अलग अलग भाषा चलता है। सब जगह का रीति रिवाज भी अलग अलग है भाई। धर्म, जैसे हिंदू धर्म का रीति रिवाज अलग है, मुस्लिम धर्म का रीति रिवाज अलग है, सिखों का रीति रिवाज अलग है। सब लोगों का रीति रिवाज अलग होता है कि नहीं होता है? सब लोगों का रीति रिवाज भी अलग अलग था। वहां पर भी सब लोगों का रीति रिवाज भी क्या था? अलग अलग था। और राजा क्या कहा कि सब लोग एक को भाषा बोलेगा, रूसी भाषा। अपना अपना जो भाषा पहले से बोलते हो ना, भुला जाओ। रूस में अगर रहना है तो रूसी भाषा बोलना पड़ेगा। एक को यहाँ धर्म रहेगा और एक के तरह का सभ्यता संस्कृति रहेगा, और सब लोगों पर एक ही तरह का शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। रूस में जितना लोग था सब लोगों पर एक ही तरह का भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। अब बताइए, अगर आप यहां रह रहे हैं, आप सोचो, आपको एक लॉजिकल बातें बताते हैं। नीतीश कुमार चाहे मोदी जी आकर के कहें कि सुनो तुम अपना जाति बदल लो, हम जिस जाति के हैं, आप जिस जाति के हैं, अगर मोदी जी आकर के कहें कि जाति बदल लो अपना, तुम जिस जाति के हो ना हमर जाति के हो जाओ। ठीक है, मोदी जी अगर सबको ये बात बोले कि तुम हमारे जाति का हो जाओ, अगर भारत में रहना है तो हमर जाति के होना पड़ेगा, अगर भारत में रहना है तो जोन भाषा हम बोलते हैं वही भाषा बोलना पड़ेगा। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि ऐसा प्रधानमंत्री से बढ़िया है कि इसको मार मुर के भगाओ जल्दी से। ये कहता है कि हमर एक ही जाति के सब लोग हो जाओ, एक ही धर्म के सब लोग हो जाओ। ऐसा कहीं उचित है? कहीं उचित नहीं है। लेकिन रूस का जो राजा था, जो जार था निकोलस द्वितीय, वो कह रहा था कि रूस में एक को भाषा चलेगा, एक ही तरह का शिक्षा पूरे रूस में चलेगा, एक ही तरह का संस्कृति पूरे रूस में चलेगा। और इस बात से लोगों के बीच में गुस्सा हो गया। ठीक है ना, और कहा था इस नीति को कि रूसीकरण का नीति है, पूरे रूस को हम एक करना चाह रहे हैं, और इसको क्या कहा था? रूसीकरण का नीति कहा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो रूसीकरण का नीति, जिसके वजह से जनता काफी नाराज था रूस में। रूस के जनता एकदम खिसियाल था। ठीक है ना, कटकटाहा कुत्ता निहन सब हो गया था एकदम। कटकटाहा कुत्ता देखते हैं ना कैसे एकदम झपक लेता है, वैसे ही सब रूस के जनता एकदम घड़ी ना कटकटाहा होल था। मौका मिले कि राजा को एकदम पकड़ के झपट ले। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। तो ये सब 2-3 कारण बताए। चौथा कारण है औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस के कुछ ही क्षेत्र में उद्योग था,
जैसे बिहार में कैसे उद्योग नहीं है, वैसे ही रूस में बहुत ज्यादा उद्योग नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये अभी अभी आप लोग ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चौथा कारण क्या बताया, औद्योगिकीकरण की समस्या। औद्योगिकीकरण का जो समस्या था ये क्या था बाबू, औद्योगिकीकरण का समस्या क्या था, तो औद्योगिकीकरण की समस्या के तहत ये था कि रूस में ना ज्यादा उद्योग नहीं था, पूंजी का वहां बड़ा अभाव था, ठीक है ना, पूंजी का बड़ा अभाव था। अब क्या हुआ कि रूस जो है वो विदेशी पूंजी पर निर्भर था, विदेशों से कर्जा लेता था और उसी पर निर्भर था। और विदेशी वाले लोग जो इसको पूंजी देंगे, जो रुपया देंगे, वो तो कहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए काम करेंगे। तो विदेशी लोग ना इसको, ठीक है ना, ये विदेशी लोग जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे। कर्जा किसी और देश से लोगे तो शोषण भी कोई और देश वाला करेगा ना, तो दूसरा देश वाला रूस के लोगों का शोषण कर रहा था। अब भाई राजा कर्जा लिया है दूसरे देश से और फायदा के लिए मजदूर पर दबाव बना रहा है, तो इस वजह से वहां का जनता क्या था, काफी ज्यादा नाराज था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 कारण आज रहने देते हैं, 4 ही कारण के बाद प्यारे बच्चे 5वां कारण हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया, कल से हम 7:30 बजे पक्का आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करेंगे सर स्कूल जाना है, तो आज हम 4 कारण ही रहने देते हैं। आप सोच के तो आए थे कि लंबा खींचेंगे, लेकिन 4 कारण ही रहने देते हैं। कल हम आप लोगों को ये पूरा कारण समझा देंगे। एक क्रांति तो खत्म कर दी 1905 ईस्वी की क्रांति, जो कि खूनी रविवार के नाम से जाना गया, और बाकी सब चीजें जो है वो आपको हम अगली क्लास तक कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में मिलते हैं, और पुनः जो कुछ पढ़ाए हैं उसको 5 मिनट में रिवाइज करा करके और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बाबू। तो कल मिलते हैं, और कल आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कंसंट्रेशन के साथ तैयार रहिएगा आगे की चीजों को समझने के लिए। बड़ा मजा आ रहा था, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ तो जल्दी से। इतिहास पढ़ने में मजा आ रहा है ना, है इतिहास पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगली क्लास में आपको और मजा दिलवाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।